आज का हमारा टॉपिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी। टॉपिक नंबर 6.6। इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में हम ये देखेंगे कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक लॉ है जिसे हम डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे मैंने इसे अंडरलाइन भी किया हुआ है। अंडरलाइन किए हुई ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो लॉ इस वक्त गिवन है, इसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। कंजर्व रहना मतलब महफूज रहना, ज़ाया ना होना, उतने का उतना ही रहना। इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसमें उसने लिखा एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, तहस नहस यानी ख़त्म नहीं की जा सकती। However, it can be converted into some other forms। ताहम हम इसे बहुत सी दूसरी शक्लों में चेंज कर सकते हैं। फिर आगे उसने इसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं, और बेसिकली एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म्स में ही चेंज होना इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। एग्ज़ाम्पल में उसने बताया रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ तेज़ी से रब करें। यू विल फील, आपको ऐसा महसूस होगा, यू विल फील दम वार्म, कि वो गर्म हो रहे हैं। यू हैव यूज्ड योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स। आपने अपने बाजुओं की और हाथों की जो मस्कुलर एनर्जी है, मींस जो एनर्जी हाथों की मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, हाथों को रब करने में उसको आपने यूज़ कर दिया। एज अ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के तौर पे हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, जो हीट थी वो प्रोड्यूस हो गई। इन द प्रोसेस, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स, हाथों को रब करने का, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मूवमेंट की जो एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में चेंज हुई। तो ये उसने इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी का बताया। और उसने ये भी बताया कि हमारी वो जो एनर्जी थी वो ज़ाया नहीं हुई, बल्कि वो सिर्फ चेंज करके हीट में चेंज हुई है, अपनी फॉर्म को चेंज करके। उसकी दूसरी एग्जांपल यहाँ पे उसने सामने ही बताई हुई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि एक ग्रीन से कलर का पहाड़ है। ये जो पहाड़ हमारे पास गिवन है, इस पे एक साइकिलिस्ट है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरह की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ पर इस वाली साइड पर सबसे पहले साइकिल क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूविंग ऑब्जेक्ट है इसका काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो पीक पे पहुंचा, यहाँ पे जाके वो स्टे कर गया। जब स्टे किया, ड्यू टू इट्स पोजीशन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन अगेन वो मूव करता हुआ नीचे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर किस में आ गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी हमारे पास इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी की एग्जाम्पल यहाँ पर एक वाजे हो गई। इसके अलावा उसने नीचे जो लिखा हुआ है हम उसे भी देख लेते हैं। उसमें इसने सेकंड पैराग्राफ में लिखा प्रोसेसेस इन नेचर आर द रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। जो हमारे नेचर में यानी हमारे कुदरत में या इर्द गिर्द के माहौल में जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, उसमें भी बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसमें क्या होता है, एनर्जी आपस में चेंज हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। अब समुद्रों में या बड़े वाले ओशंस में जो पानी खड़ा होता है, वो क्या करता है कि खड़ा हुआ पानी सन से कुछ हीट एनर्जी अपने अंदर लेकर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, ये नीचे वाले पैराग्राफ में गिवन है, इसको पढ़ते हैं। द इंक्रीज़ इन द थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हीट एनर्जी जो है बाय द सन वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, तो क्या ज़्यादा हो जाती है हमारी थर्मल एनर्जी। थर्म का मतलब हीट होता है, तो हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी उस पानी की ज़्यादा हो जाती है। थर्मल एनर्जी कॉजेज़ वाटर टू एवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस। अब जो हीट चूँकि एब्जॉर्ब कर ली है वाटर के मॉलिक्यूल्स ने, तो वो क्या करेंगे, अब इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एवेपोरेट करना शुरू कर देंगे, मतलब पानी की सरफेस को छोड़कर ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देंगे उसके जो वेपर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। दीज वेपर्स राइज अप, ये वेपर्स जो हैं ये राइज अप करेंगे, ऊपर उठेंगे, एंड फॉर्म क्लाउड्स, और बादल बना देंगे। एज दे कूल डाउन, जैसे ही वो ठंडे होते जाएंगे,
क्या करेंगे, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल डाउन, तो ये पानी के कतरे बन जाएंगे और फिर नीचे आके गिर जाएंगे एज रेन, बारिश की सूरत में। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेनफॉल, और जब बारिश होती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। जो बादलों में पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब जब वो गिरती है बारिश की सूरत में तो उस वक़्त वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। दिस रेन वाटर में रीच आ लेक, ये जो बारिश का ये पानी है वो किसी लेक में या फिर डैम में पहुंचता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन, जैसे ही जो बारिश का पानी है वो बहता है नीचे की तरफ, इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में फिर से चेंज होती रहती है, क्योंकि वो बह रहा होता है सरफेस के साथ साथ, तो फ्रिक्शन भी कॉज होती है, तो फ्रिक्शन के कॉज होने की वजह से कुछ थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, उसके बाद एक और बात उसने यहाँ पे की, वाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और जो कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है बहते हुए पानी में, क्योंकि पानी बह रहा होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यहाँ पर से हमारे पास एक और डेफिनेशन अंडरलाइन हो रही है, हमने उस डेफिनेशन को भी देख लेना है और इस बात को भी समझ लेना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू वॉश अवे सोयल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स नोन एज सोयल एरोजन। ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है ये जब बहता है ज़मीन के ऊपर पानी, तो हमारे रॉक्स वगैरह से और ज़मीन के ऊपर से कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स को भी वॉश अवे कर देती है, यानी बहा देती है अपने बहाव के साथ साथ, जिस प्रोसेस को हम सॉइल एरोजन कहते हैं। ठीक है, ज़मीन की मिट्टी का पानी के साथ बह जाना, इस प्रोसेस को सॉइल एरोजन कहते हैं। ये सॉइल एरोजन की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने ये अंडरलाइन की हुई है आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको काइंडली प्रिपेयर कर लें, जिसमें हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ विद सम एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन है।